हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अपने घर पे कर ही रहे होंगे। तो चलिए अपने आज के इस क्लास में हम लोग फिर से थोड़ा सा जो है पढ़ाई फिर से कर लेते हैं और शिक्षा के दार्शनिक आधार वाला पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने जो है आपके प्रकृतिवाद चैप्टर को शुरू किया है। तो प्रकृतिवाद चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन प्रकृतिवाद चैप्टर को अब हम लोग शिक्षा से जोड़ के देखने वाले हैं। आज के वीडियो की खासियत क्या है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है ना, शिक्षा से जोड़ के उसका जो क्वेश्चन आता है। लेकिन प्रकृतिवाद क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकृतिवाद के जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको वो जानने हैं, उसकी परिभाषा जाननी है, तो आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना होगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रकृतिवाद और शिक्षा वाले टॉपिक को कवर कर लेने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद और शिक्षा, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। चलिए देखिए, प्रकृतिवाद और शिक्षा बहुत इनिशियल से मैंने शुरू किया इसको कि आपको समझ में आ जाए कि प्रकृतिवाद को तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए प्रकृतिवाद में प्रकृति शब्द जुड़ा है, यानी कि इन्होंने प्रकृति को सबसे ऊपर रखा और कहा कि सब कुछ सबसे ऊपर क्या है, मैटर है, पदार्थ है। दुनिया किससे बनी है? मैटर से बनी है। प्रकृति के नियमों को और विज्ञान के नियमों को इन्होंने मनुष्य पे भी लागू किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों को इन्होंने जो है सबसे ऊपर रखा। विज्ञान सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी और इस तरीके से इन्होंने इन सारी बातों पे फोकस किया। अब अगर फोकस करें हम इसका कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा के साथ जोड़कर क्या बातें कही, तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रकृतिवाद के बारे में इसका शुभारंभ बेकन और कमेनियस ने किया। ये आप देख सकते हैं कि प्रकृतिवाद की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो प्रकृतिवाद की शुरुआत की बेकन और कर्मेनियस ने, किंतु इसको चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय है रूसो। आपने रूसो का नाम तो जरूर ही सुना होगा। ठीक है, काफी फेमस है ये शिक्षा शास्त्री। तो यहाँ पर बेकन और कर्मेनियस की बात मैंने करी है, इसको लिख लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं। लेकिन इसका जो एक मेन कड़ी है वो रूसो है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का काम बालक को पुस्तकें पढ़ा देना और कुछ सिद्धांतों को रटा देना मात्र नहीं, वरन इसका काम तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार बालक का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास करना। बालक का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास करने की बात कही। प्रकृतिवाद के बारे में एक बात थी, इन्होंने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया और कहा तो प्रकृति का विचारधारा यहाँ पर दो बातें लाती है। दो तरह की प्रकृति की बात करी गई है। एक तो वो प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है, और अगर शिक्षा से जोड़ दीजिए प्रकृतिवाद को तो वो दूसरी प्रकृति बालक की प्रकृति है। बालक की प्रकृति मतलब बालक के सोचने समझने की, ठीक है, उसके अनुसार शिक्षा देने की, उसकी जो प्रकृति है वो जैसा चाहता है, वो जिस तरह समझ सकता है, ठीक है, उनका ध्यान रख के शिक्षा देना। यानी कि बालक का स्वाभाविक विकास का मतलब जो जिस तरह सीखना चाहे। अगर कोई लिख कर सीखना चाहता है तो लिख कर सिखाने का प्रयास करें, कोई बोल कर सीखना चाहता है तो बोल कर सिखाने का प्रयास करें, कोई 2 बार में समझता है तो 2 बार समझाने का प्रयास करें। इस तरीके से आप वो किस तरह सीखना चाहता है उसके स्वाभाविक विकास को देखा जाए। ये नहीं कि हमारा मन है कि आप केवल लिख के सीखिए तो आप भी लिख के सीखिए। नहीं, शिक्षक को इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है किसको इंपॉर्टेंस दी गई है? नेचर को। और नेचर का मतलब होता है वो नेचर जो चारों तरफ है, और अगर शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो बालक का नेचर। तो बालक के स्वाभाविक जो विकास है, जो उसकी तौर तरीके हैं, बालक का जो इच्छाएं हैं, उसकी जो रुचि है, उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाए। यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त विद्वानों ये प्रयास एवं मार्गदर्शन से शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा संगठन आदि पर प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख समर्थक है पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट
स्पेंसर और फ्रोबेल। अब आप ये जो मैंने 4-5 नाम दिए हैं, इनका कोई एक छोटा सा डायग्राम भी आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसे करके प्रकृतिवादी समर्थक करके, यहाँ कर प्रकृतिवादी समर्थक करके अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए और ऐसे करके आप उन सबके नाम लिख सकते हैं। तो ये एक डायग्राम बन जाता है, एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा प्रकृतिवाद को जब उन्होंने शिक्षा से जोड़ा तो ये विचारधारा सामने आई। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रकृतिवादी शिक्षा को समझना है अगर, तो उसकी विशेषताओं को समझ लीजिए आप। भाई किसी की विशेषताएं अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो प्रकृतिवाद हो। ठीक है, तो पहला है देखिए प्रकृतिवाद की विशेषताएं। ये सवाल भी बनता है आपका और प्रकृतिवाद को समझने में सुविधा भी हो जाएगी, तो सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। पहला है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। इन्होंने कहा कि कर्मेनियस ने कहा कि शिक्षा में प्रकृति का अनुसरण, यानी कि जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है उसका अनुसरण करने को कहा। इन्होंने कहा प्रकृति का मतलब आप समझते हैं ना, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है। इन्होंने कहा कि प्रकृति के जो नियम हैं उनको उन्होंने मनुष्य पर लागू किया। जैसे सूरज सुबह उगता है शाम को डूब जाता है, ये एक नियम है और इसी पे ये संसार चल रहा है। इसी तरह के नियमों को इन्होंने कहीं ना कहीं मनुष्य के साथ भी उसको जोड़ने का प्रयास किया और बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया। बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्राकृतिक वातावरण में हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो नेचर है हमारे चारों तरफ, इसमें रह करके, इससे जोड़ करके, इसके बीच में रह करके बालक को जो है शिक्षा दी जाए खुले वातावरण में, प्रकृति के साथ जोड़ करके। तो इस तरह की बातों पे फोकस किया कि बालक का स्वाभाविक विकास प्राकृतिक वातावरण में हो सकता है। ठीक है, विद्यालय का कृत्रिम और अप्राकृतिक वातावरण बालक का स्वाभाविक विकास नहीं कर सकता। इन्होंने प्रकृति को दो शब्दों में दो अर्थों में लगाया, भौतिक प्रकृति और बालक की प्रकृति। तो फिजिकल नेचर और नेचर ऑफ द चाइल्ड। एक तो बालक की प्रकृति हो गई और दूसरा जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सारी प्रकृति। ठीक है, आगे देखो भाई इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। भौतिक प्रकृति में इन्होंने कहा कि भौतिक प्रकृति से तात्पर्य बाह्य प्रकृति से है। बाह्य का मतलब हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है वो हमें दिख रही है ना, बाहरी है, बाहरी पोर्शन। इसके अंतर्गत भौतिक जगत की समस्त वस्तुएं जिसमें पृथ्वी, आकाश, नदी, सागर, पहाड़, पेड़ पौधे, फल, पत्थर, जीव जंतु, ये सब आ जाते हैं। और इन्होंने कहा कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, अतः बालक को विद्यालय के कृत्रिम और दूषित वातावरण से दूर रख के प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाए। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचर, पेड़ पौधे कहते हैं, पहाड़, नदियां, झरने, ये सब चीजें हैं, इसको कहा इन्होंने भौतिक प्रकृति एक्सटर्नल है, ये बाहरी है और इसके साथ ही शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। स्कूल में एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर होता है, वहां ना शिक्षा दी जाए। इन्होंने इस पे फोकस किया। अब इन्होंने दो प्रकृति बताई थी, तो एक तो भौतिक प्रकृति हो गई, अब दूसरी बालक की। इसको उन्होंने कहा आंतरिक, इनर, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं पड़ती ना, किसी का बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, जो रुचि है, उसकी मनोवृत्ति है, वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए आंतरिक है। इसके अंतर्गत बालक की मूल प्रवृत्ति देखिए, आवेग, प्रवृत्तियां और क्षमताएं। अब किसी में किसी चीज की क्षमता है, किसी में क्रिकेट खेलने की क्षमता है और किसी में गाना गाने की। अगर आप उसकी क्षमता को नहीं समझेंगे और उससे गाना गाने वाले से क्रिकेट खिलवा देंगे और क्रिकेट खिलवाने वाले से गाना, तो दोनों ही की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब एक बालक में किस तरह की क्षमता है उसको आपको समझना होगा और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसकी शिक्षा देनी होगी। ठीक है, ये शक्तियां बालक को जन्म से मिली होती हैं। शिक्षा का कार्य इन शक्तियों को स्वाभाविक रीति से उचित मार्ग की ओर ले जाना और विकास करना है। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है इन शक्तियों को स्वाभाविक रीति से उचित मार्ग की ओर ले जाना। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि किसी को गाना बहुत अच्छा गा लेता है, आप किसी के गले में ये चीजें नहीं पैदा कर सकते। कोई गाना गाता है तो वो गॉड गिफ्टेड है, वो उसकी क्षमता है। हम क्या कर सकते हैं, उसे गाना, अगर वो गाता है, सिंगिंग में अच्छा है, तो हम उसे ऐसे मौके दे सकते हैं जब वो सिंगिंग को अपनी प्रैक्टिस करे, कंपटीशन में भेज सकते हैं, उसकी प्रतिभा को निखार सकते हैं। यही काम शिक्षा का होता है कि बालक में जो गुण है उसको, उसकी क्षमता को आगे बढ़ाने का, उसको अच्छा करने का काम शिक्षा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह की प्रकृति आप समझ गए, भौतिक प्रकृति और बालक की प्रकृति। ये बाहरी प्रकृति है, ये आंतरिक प्रकृति है। ठीक है,
तो आपने देखा पहला हमारा क्या था, पहला था कि प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो कीजिए, दोनों तरह की, भौतिक प्रकृति को भी फॉलो कीजिए और बालक की प्रकृति को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, अगला देखो, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रकृतिवादियों का विचार है कि बालक की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए, उसका अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है, अवस्था के अनुसार देखने, समझने और अनुभव करने का उसका अपना एक विशेष स्तर होता है। देखिए, उसका अपना एक विशेष अस्तित्व होता है। आपने ध्यान दिया होगा, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत फास्ट लिख लेता है, ठीक है, कोई बहुत कह सकते हैं आप कि किसी सब्जेक्ट में साइंस में बहुत अच्छा है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन बहुत फटाफट कर लेता है। वो हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। कोई बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करता है, किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें सब में एक सही से तो नहीं होती है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग पर्सनालिटी लिए होता है। ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देखने, समझने और अनुभव करने का उसका अपना विशेष स्तर होता है। हर व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अपने हिसाब से वो देखता समझता है चीजों को। इसीलिए सब में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अतः उन्हें पोथियों, आदर्शों, सिद्धांतों आदि के भार से न लादकर उसकी अवस्था, शक्ति, योग्यता, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रुचियों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि उसकी अवस्था के अनुसार आप शिक्षा दीजिए, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। आप किसी को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और उसे मैथ्स ही दिला दीजिएगा 12th में, तो वो फेल ही हो जाना है। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो उसे दिलाइए, पढ़ाइए भी, मोटिवेट भी कीजिए, आगे लेके जाइए। यानी कि उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उसका ध्यान रखा जाए। ये प्रकृतिवाद बोलते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग शिक्षा दीजिए, जैसा चाइल्ड के अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग। तो पहला फॉलो नेचर, प्रकृति का अनुसरण, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, नो बुकिश एजुकेशन। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पूर्णतया पुस्तकों पर निर्भर करती थी। प्रकृतिवादी विचारधारा ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। उन्होंने बताया कि केवल पुस्तकीय रटवा देना शिक्षा का काम नहीं है, उन्हें प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहिए। कहने का मतलब है कि केवल क्लास में बैठ जाना और एक किताब ले लेना और रट्टा लगवा देना, ये शिक्षा नहीं मानते प्रकृतिवादी। कि उनका क्या मतलब है, खेल खिलाइए बच्चों को, बाहर लेके जाइए, प्रकृति के साथ मिलने दीजिए, बच्चों को आपस में बात करने दीजिए। इससे क्या होगा, वो खुद ब खुद सीखेंगे, उनमें एक नेचुरल डेवलपमेंट होगा। केवल क्लास के एक कमरे में बैठ के किताबों को पढ़वाना प्रकृतिवादी शिक्षा नहीं मानते, नो बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा शिक्षक का गॉड स्थान, टीचर सेकेंडरी पोजीशन। बिल्कुल इन्होंने सेकेंडरी पोजीशन दी, क्योंकि पहले नंबर पे किसको रखा, प्रकृति को रखा। पहले नंबर पे प्रकृति को रखा है, तभी तो टीचर दूसरे नंबर पे आ गया। अभी तक शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को ही प्रधान माना गया, परंतु प्रकृतिवादियों ने के प्रभाव से शिक्षक को शिक्षा में गॉड स्थान और बालक को प्रमुख स्थान दिया गया। इन्होंने बालक को प्रमुख स्थान दिया और प्रकृतिवादियों का मत है कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इन्होंने कहा कि नेचर हमारा टीचर है। अध्यापक क्या होता है, केवल निरीक्षक होता है, केवल ऑब्जर्वर होता है। वुडवर्ड्स ने कहा कि लेट नेचर बी योर टीचर। ये इनका कोट बड़ा अच्छा है, इसको लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में जब आपका आंसर आए उसमें मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, वुड्सवर्थ ने ये कहा था कि लेट नेचर बी योर टीचर। यानी कि इन्होंने कहा कि हमें टीचर जो होता है वो केवल ऑब्जर्वर होता है, सहायक होता है। उसे क्या करना है, बालक की प्रकृति के अनुसार बालक को शिक्षा देना है और उसमें सहायता करना है। नंबर 1 पे शिक्षक को नहीं रखा, चाइल्ड को रखा, क्योंकि चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देनी है। और सबसे ऊपर हमारा शिक्षक कौन है, प्रकृति। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता आवश्यक, फ्रीडम नेसेसरी फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बालक के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक को स्वतंत्र होकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, तभी उसका स्वाभाविक विकास होगा। अब अगर आप उसको बंधन में बांध देंगे तो कैसे शिक्षा हो पाएगी। जैसे आपने उसको एक क्लास में बैठा दिया, एक सीट पे बैठा दिया, तो उसका क्या डेवलपमेंट है, वो 5 घंटे 6 घंटे एक सीट पे बैठा। इनके अनुसार, प्रकृतिवादी के अनुसार ये चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले, खेले, घूमे फिरे, बात करे, प्रकृति के साथ सानिध्य में कुछ सीखे।
ठीक है, तो वो कब होगा? जब उसको फ्रीडम मिलेगी। यानी कि ये चाहते हैं कि बालक को शिक्षा में स्वतंत्रता मिले, ठीक है, और उसके बाधक तत्वों को दूर करें। ये चाहते हैं कि शिक्षक शिक्षालय, पुस्तकालय, समय सारणी आदि के पक्ष में ये थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हैं, थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल एकदम नियम धर्म से आप बच्चों को एक कमरे में बैठा के पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा इनके अनुसार। तो आप इस तरीके से बालक को स्वतंत्रता भी दे स्कूल में। आगे देखें, एक इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल, एम्फसाइज ऑन नेगेटिव एजुकेशन। इस प्रकार की शिक्षा का निर्धारण रूसों ने किया बाल्यकाल के लिए, ठीक है, चाइल्डहुड के लिए दिया था, और इन्होंने इसका आधार था स्व अनुभव और खोज प्रणाली। तो ये रूसों ने दी थी, पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका क्या कंसेप्ट है? निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ अकर्मण्यता नहीं वरन इसके विपरीत है। ये अच्छी बातें नहीं बताती पर बुरी बातों से बचाती है। यह सत्य की शिक्षा नहीं देती पर असत्य से दूर रखती है, और यह बालक को वह मार्ग अपनाने के लिए भेजती है जो उसे सत्य की ओर उस समय ले जाता है। ये यहाँ पर है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, इसके बाद यही है, ले जाता है जब वह इसे सत्य समझने की अवस्था में पहुंचता है। यही देखिए मेन निषेधात्मक शिक्षा है। यह मार्ग उसे अच्छाई की ओर उस समय ले जाता है जब उसे समझने और इससे प्रेम करने की शक्ति उसमें आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये अच्छी बातें नहीं बताती पर बुरी बातों से बचाती है। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति आपको झूठ ना बोलने दे तो आप क्या बोलेंगे? सच्ची तो बोलेंगे। अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं, आपको झूठ बोलना मना है, तो आप क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। इसका मतलब अगर आपको ये बुरी बातों से बचाएगी तो आप क्या सीखेंगे? आप अच्छी बातें सीखेंगे। आपको अच्छी बातें नहीं सिखा रहा है ये, लेकिन बुरी बातों से बचा रहा है। तो जब सारी बुरी बातें आपके लाइफ में चली जाएंगी तो बचेगा क्या? अच्छाई तो बचेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि ये बच्चे को उस ओर ले जाता है, जब वो इसको समझने के योग्य हो जाता है तो वो खुद ब खुद चीजों को समझने लगता है, ठीक है। तो इनका ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अच्छी बातें तो नहीं बताती पर ये बुरी बातों से बचाती है। ये इसका इसीलिए इसको नेगेटिव एजुकेशन कहा गया, इसलिए इसको नेगेटिव एजुकेशन कहा गया। और ये कहा गया कि यह वह मार्ग अपनाने के लिए भेजती है जो उसे सत्य की ओर उस समय ले जाता है जब वह इस सत्य को समझने की अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब धीमे धीमे आप उधर जाते हैं जहां सच है, ट्रुथ है, और जब आप खुद ब खुद समझने योग्य हो जाते हैं आपका मानसिक स्तर, तब आप उसको समझ लेते हैं। ये रूसों ने दिया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आता है शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है, इंद्रिय प्रशिक्षण पे बल, एम्फसाइज ऑन द ट्रेनिंग ऑन द सेंसेस। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान भी इंद्रियों के ज्ञान को प्रमुख स्रोत मानते हैं और इसके उचित प्रशिक्षण पर बल देते हैं। प्रकृतिवाद इस बात पर जोर देता है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तु ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। वस्तु ज्ञान, कोई भी चीज का ज्ञान कैसे होगा भाई? इन्होंने कहा, इन्होंने बताया ना, मैंने बताया था, इन्होंने साइंस पे फोकस किया था ना, साइंस पे फोकस, और इंद्रियों पे भी फोकस किया था। तो इन्होंने इंद्रियों पे, बच्चे की इंद्रियों के ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया है कि बच्चों को सेंसेस से जो ज्ञान मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है कि बच्चों को समझ में आए कि कैसे ज्ञान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है सह शिक्षा पे बल, इन्होंने कोएड पे बल दिया था, एम्फसाइज ऑन को एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि स्वाभाविक विकास के लिए सह शिक्षा आवश्यक है। उनको अलग अलग शिक्षा देने से उनमें क्या होता है? विभेदीकरण। अभी आप लड़का लड़की को अलग अलग पढ़ाइएगा तो जब कभी वो आपस में बैठ के बात ही नहीं किए होंगे तो जब बात करेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा? सोसाइटी का पार्ट होने के नाते महिला पुरुष को साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो जान पाए कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। अभी आपने कभी कोएड में पढ़े ही नहीं तो आप सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। ये नेचर है इंसान का, ठीक है। तो इन्होंने कोएड पे फोकस किया था। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की भावना, स्वतंत्रता और भातृत्व का विकास। शिक्षा ऐसी हो जिसपे लोगों में सामाजिक न्याय की भावना, समानता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास हो। यही कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में किसी भी प्रकार के नियंत्रण अथवा भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं चाहते ये। किस तरह का? सामाजिक न्याय हो,
भाई जब आप साथ में रहेंगे, स्वतंत्रता के साथ मिलकर रहेंगे, प्रकृति के बीच में एक दूसरे के साथ सीखेंगे, तो सामाजिक न्याय की भावना, भातृ भावना, तो आपके अंदर डेवलपमेंट आपका होगा ही होगा इनके अनुसार। आगे देखो भाई क्या कहते हैं। ठीक है, देखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार मानकर शिक्षा देने में बल देते हैं। इनके अनुसार आज शिक्षा में बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान मिला। आप देखिए आजकल क्या कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी समझिए। इस प्रकार की शिक्षा में बालक के विकास की अवस्थाओं, उसकी व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचि, आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। बालक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ होता है, बालक के ऊपर होता है भाई। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका क्या इच्छा है, उसकी क्या, उसके अंदर कोई, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, वो पढ़ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान को समझना, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, इसी के आधार पे तो आजकल आप जो देख रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जो शब्द आए हैं ये सब इन्हीं की देन है, प्रकृतिवादी की देन है। ठीक है, ये इन्होंने फोकस किया। तो आपने ये जितने भी ये सारे जो सिद्धांत हैं ये आपको बताते हैं कि प्रकृतिवादी ने किस प्रकार की शिक्षा को लागू करने का जो है बच्चों के ऊपर कोशिश की थी, ये उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो भाई आगे एक पॉइंट और भी है इसमें, अभी खत्म नहीं। देखो प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य, इसको भी देखो भाई फटाफट। प्रकृतिवाद ने पहला उद्देश्य क्या रखा भाई, निश्चित सी बात है कि प्रकृतिवाद आया तो कुछ उद्देश्य भी लाया, उनकी पूर्ति के लिए उसने काम भी किए होंगे। ठीक है, तो क्या उद्देश्य रखे उसने बच्चों के लिए, सिस्टम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, शिक्षक के लिए, अनुशासन के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, और क्या वो चाहता था बदलाव अपने समाज में, अपने देश में शिक्षा देने के बाद। तो उस शिक्षा की पूर्ति के लिए जो उद्देश्य उसने रखे वो क्या थे, जो भी वो चाहता था उसको वो शिक्षा पूरा करे तो ऐसा कौन से विचारधारा उसने रखी, वो उद्देश्य कहलाए। उचित और उपयोगी संबद्ध सहज क्रियाओं को उत्पन्न करना। यांत्रिक प्रकृतिवाद मानव को एक मशीन और यंत्र मानता है तथा इस जगत के अन्य पदार्थों और जीवों को इस मशीन की अवयव या पुर्जे। इस मशीन रूपी मानव का व्यवहार बाहरी प्रभावों के द्वारा संचालित होता है, वह स्वयं किसी प्रकार चीज को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस विश्वास ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया। इस विचारधारा का मत है कि मानव संबंध सहज क्रियाओं की सहायता से क्रियाओं को उत्पन्न करता है। इनका एक उद्देश्य था, आप देखिए इन्होंने जो है संबद्ध सहज क्रियाओं को उत्पन्न करना, पहला जो इनका यही लाइन है, इसको देखो भाई। ऐसा था कि प्रकृतिवाद क्या मानता है, मैटर को सबसे ऊपर मानता है और कहता है कि प्रकृतिवाद मानव को एक मशीन मानता है, लेकिन मानव एक मशीन नहीं है। हम एक मशीन की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हमें वो कंसिस्टेंसी हमारे बिहेवियर में नहीं है। तो इसी के बाद ही क्या आया, व्यवहारवादी मनोविज्ञान आया, जिसने क्या किया, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया कि मनुष्य कब हंसता है, कब रोता है, कब उसके अंदर किस तरह की भावनाएं आती हैं और उन भावनाओं के बाद वो किस तरह का व्यवहार शुरू कर देता है। तो यही और इन्होंने ये बात मानी कि मनुष्य के ऊपर हम मशीन की तरह बिलीव नहीं कर सकते, और व्यवहारवादी मनोविज्ञान के आने से ही ये माना गया कि मनुष्य जो है संबद्ध सहज बहुत सारी क्रियाएं करता है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, और उनके हिसाब से ऐसी क्रियाओं को उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो भाई दूसरा उद्देश्य क्या रखा प्रकृतिवाद ने, वर्तमान और भावी सुख की प्राप्ति में सहायता, अटेनमेंट ऑफ प्लेजर। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का चरम लक्ष्य मानव को वर्तमान और भविष्य में सुख और आनंद की प्राप्ति, वर्तमान और भविष्य में सुख और आनंद की प्राप्ति। आनंद और सुख प्राप्त करने की चाह सभी प्राणियों में होती है, किंतु इन्हें इच्छा अनुसार और अहानिकर रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है। इसे सुलभ करने में शिक्षा सहायक है। भाई ऐसा है कि हम प्लेजर तो पाना चाहते हैं, खुशी तो पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं हमारे लिए वो नुकसानदायक ना हो, तो ये काम कौन करेगा, एजुकेशन करेगी। ठीक है, तो भावी और वर्तमान दोनों ही समय पर सुख की प्राप्ति। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय।
व्यक्ति की कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती है, किंतु इनका स्वभाव पार्श्विक होता है। यदि इन्हें स्वाभाविक रीति से विकसित होने दिया जाए तो संभवतः इस बात की संभावना रहती है कि ये व्यक्ति को असामाजिक और अनैतिक कार्यों की ओर ले जाएगा। अतः शिक्षा का कार्य इन मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण एवं समन्वय करना है, जिससे व्यक्ति सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुकूल आचरण कर सके। व्यक्ति क्या कर सके? नैतिक मूल्य के अनुकूल आचरण कर सके। भाई मूल प्रवृत्तियां आप देखिए, अब हम एक एग्जांपल देते हैं आपका कि आप बचपन में जब आपको कोई सामान, आप मार्केट जाते थे तो आप रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे कि हमें सामान लेना ही लेना है मम्मी के साथ। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, हाई स्कूल में आ गए हैं, इंटर में आ गए हैं, बीए में आ गए हैं, एमए में आ गए हैं, तो क्या आपने फिर से वैसे ही मार्केट में रोना चिल्लाना शुरू कर दिया? नहीं ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आपका सोशलाइजेशन हो गया, सामाजिकरण हो गया और आपने अपनी मूल प्रवृत्तियों पर, अपनी भावनाओं पे इतना नियंत्रण कर लिया कि अब मुझे मम्मी से उस तरह नहीं चिल्लाना जैसे आप नर्सरी केजी में चिल्लाते थे। तो ये जो आपके अंदर बदलाव आया, कौन लाया? शिक्षा लाई। आप जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से इंटर, बीए, एमए कर ले गए तो आपको समझ में आने लगा कि ये तरीका सही नहीं है। तो हमारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन किसने किया? शिक्षा ने किया। ठीक है, हम बचपन में जमीन पे ही बैठ जाते थे, कहीं पर भी गए तो जमीन में खेलने लगते थे। अब आप क्या स्कूल में आते हो तो जमीन में बैठ जाते हैं? नहीं, आपको पता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें प्रॉपर एक सीट मिली है, उस जगह पे जाके हमको डिसिप्लिन में रहना है। तो ये जो मॉडिफिकेशन आपके बिहेवियर में बदलाव आया, ये कहां से आया? शिक्षा से आया। तो शिक्षा का काम क्या है कि मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय, यानी कि आपके जो चीजें आपके अंदर ऐसी हैं बचपन से, उनको सुधारना, उनमें चेंजेस लाना, अगर कोई चीज गलत है तो उसका मार्ग बदल देना, ठीक है, और चीजों को पॉजिटिव की ओर ले जाना। आप में कोई ऐसी मान लीजिए कि आपके अंदर किसी बच्चे के अंदर बहुत ताकत है, ठीक है, शरीर से काफी ताकत है, लेकिन वो उस ताकत का यूज करता है दूसरों के साथ मारपीट करने में। तो एजुकेशन का क्या काम होगा कि उसके बिहेवियर को, उसके उस ताकत का यूज कहां लगाए? अब अगर हम उसको कुश्ती में यूज कर ले, उसकी ताकत को गेम की तरफ ले गए, हम गेम की तरफ ले गए और हमने उसकी शरीर की ताकत का इस्तेमाल, उसको कुश्ती सिखाई, ठीक है, और उस कुश्ती के गेम में गया, तो वो कहीं जाकर के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल पाएगा, अपने देश का अपना नाम रोशन करेगा। तो हमने क्या किया? शिक्षा ने क्या किया? उसकी शक्ति का मार्ग बदल दिया ना उसका मार्ग। तो यहाँ पर जो शिक्षा होती है वो बदलती है व्यक्ति को, और इससे व्यक्ति क्या होता है? सामाजिक होता है और मॉरल वैल्यू सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। विकास सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री डार्विन का नाम तो आपने सुना ही होगा कि मतानुसार संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने से उच्च प्राणियों के साथ तथा अनेक परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। प्राणी इन संघर्ष में विजयी होता है और सर्वशक्ति संपन्न होता है, वही इस संसार में सफलतापूर्वक जीवित रहता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसी के अनुसार इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार किया जाए, तो ये भी इनका एक उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए। वातावरण के साथ अनुकूलन की योग्यता प्रदान करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति को अपने वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की योग्यता प्रदान करे। इन्होंने कहा है कि वातावरण के साथ अनुकूलन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। इस उद्देश्य के समर्थक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टीपी नंद हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में कि व्यक्तित्व के ऊपर किसने फोकस किया, किसने ध्यान दिया, तो इनका नाम आप टीपी नंद का नाम टिक करिएगा। ठीक है, उनके अनुसार मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित
जन्मजात शक्तियों के स्वतंत्र और अवरोधहीन विकास में सहायता करना है। तो इनका मतलब है कि व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। स्वतंत्र विकास में, ठीक है, व्यक्ति की जो अपना एक खुद का जीवन है उसके स्वतंत्र विकास में सहायक होना चाहिए, और जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उनका विकास किया जाए, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं और उस गुण को समझना पेरेंट्स का काम होता है और स्कूल में शिक्षक का काम होता है। मैंने बताया कि बच्चों में हाँ कुछ ना कुछ एक कला होती है, कुछ स्किल होता है, कुछ ना कुछ होता है। उस टैलेंट को समझना और उसको आगे लेके जाना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तिक रूप से उसके अंदर जो कौशल है उसको डेवलप करना, ठीक है। तो व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना और जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण। बर्नार्ड शॉ अगर आप कहें तो यहाँ पर बर्नार्ड शॉ का नाम हम इसमें जोड़ रहे हैं, बर्नार्ड शॉ का नाम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। एवं कुछ अन्य प्रकृतिवादियों का मत है कि प्रत्येक जाति अपनी सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्थापन के लिए उस समाज की संस्कृति और सभ्यता को अर्जित करती है, किंतु उसका वंश परंपरा द्वारा हस्तांतरण नहीं हो सकता। यह कार्य तो शिक्षा ही कर सकती है, ठीक है। अतः शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक अथवा जातीय विरासत के रूप में मिली हुई संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। आपके परिवार वाले आपको कहते हैं भाई कि हमारे तो परिवार में यही काम होता है, हमारे बाबा दादी ऐसा करते थे, हमारे नाना नानी ऐसा करते थे। वो क्या करते हैं, अपने परिवार के गुणों को आपको देते हैं ताकि उनके भी मरने के बाद वो संस्कार, वो कला, वो कौशल, वो बातें जिंदा रहें। तो सोसाइटी में आगे आने वाली पीढ़ी को जो बातें हैं, जो जातीय विरासत, आपकी जातीय संप्राप्ति, जो विचार, जो गुण, जो अच्छी बातें हैं, वो आगे कैसे जाएंगी, वो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको दी जाए। आपको महात्मा गांधी के बारे में पता है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के ऊपर फोकस किया था। किसने बताया? आपके टीचर ने बताया ना आपको। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत योगदान था, किसने बताया? टीचर ने बताया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बातें, अच्छी बातें हैं, उनको टीचर आगे लेके जाए, ये यहाँ पर फोकस करने पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता देना। स्वाभाविक विकास का मतलब है जो बालक के गुण हैं, जो उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है या कोई कमी है, उसका ध्यान रख के शिक्षा देना। तो और स्वाभाविक विकास, बालक को जन्म से कुछ शक्तियां, प्रवृत्तियां, गुण मिले। ये गुण और शक्तियां व्यक्तिक मित्रता के अनुसार तथा प्राप्त वातावरण या परिस्थिति के अनुसार विकसित होती हैं और बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में इन्हीं शक्तियों का विकास बालक का विकास है। इस विकास में शारीरिक विकास भी होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपनी प्रकृति तथा नैसर्गिक गुणों के अनुसार स्वतः विकसित होने में सहायता देना है। जो उसके गुण हैं उनको विकसित करना नेचुरल तरीके से, उनको बिगाड़ना नहीं, ठीक है। जो जैसा है उसको मॉडिफाई करते हुए, अगर उसमें कुछ कमियां हैं सुधार किया जाए, अच्छाइयां हैं तो मोटिवेट किया जाए, ठीक है। नेचुरल तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जाए ताकि बच्चे का एक अच्छा विकास हो सके। कह सकते हैं उसको होल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से कि आज हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उसको एक बार देखिए, आप पीछे से एक बार देख लीजिए ऊपर से क्या देखा मैंने। आज आपने देखा कि एक बारी देखिए, प्रकृतिवाद और शिक्षा देखा आपने। प्रकृतिवाद और शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रकृतिवाद और प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं को एक्सप्लेन किया है। ये याद रखिएगा, आप प्रकृतिवाद देखते समय कहीं भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसी मैंने कवर करा दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप अपना आप ले लीजिएगा बीच में रोक रोक करके, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य को भी आज पढ़ लिया है। तो विशेषताएं और उद्देश्य, ठीक है, ये सारे पॉइंट इसके उद्देश्य में होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रकृतिवाद और शिक्षा में हम लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं को कवर किया हुआ है और इस तरीके से आज काफी अच्छा सेशन रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के तरीके से एक बढ़िया से क्लास में। जय हिंद।